फार्म हाउस पे डलती दोपहर ने हुसन के जलवे बखेर रखे थे। सुंबल के दरख्तों के लंबे साए मध्यम होते जा रहे थे और परिंदे वापसी के सफर पे थे। आसमान की नारंगी शुआएं धीरे धीरे हल्के जामनी रंग में ढल रही थी। फार्म हाउस की पुख्ता इमारत के किनारे जर्द सहरे वाले दुल्हे का राज था। उसकी ठंडी छांव और जर्द फूल उसकी जगह की रौनक थे। उसकी घनी शाखें उसे इतनी पसंद थी कि वो इमलतास को उम्मीद का दरख्त कहता। लेकिन इस वक्त उसके गुस्से की तपश को कोई उम्मीद ठंडा नहीं कर पा रही थी। फार्म हाउस की कच्ची पगडंडी पे तेज रफ्तार से घोड़ा दौड़ाता हुआ अपना कहर घोड़े पे बरसा रहा था। रास्ता इस कदर धूल से अट चुका था कि सवाए मध्यम ह्योले के कोई शक्ल वाजिया नहीं थी। साईं फजल दाद हमेशा की तरह कपकपाता हुआ इस्तबल के पास खड़ा था। वो दूर से देखकर बता सकता था कि घोड़े की हिम्मत साथ छोड़ने वाली थी, लेकिन सवार की शिद्दत अरोज पे थी। फजल दाद ने थक हार कर मदद तलब निगाहों से कुछ फासले पे खड़े नौजवान पे डाली कि शायद वो ही उस बेजुबान जानवर पे रहम करवा दे। उसका इशारा समझते हुए वो आगे बढ़ा और कच्चे रास्ते के दरमियान में खड़ा हो गया। वो कोई अच्छा घुड़सवार नहीं था, वरना उसे पकड़ने की कोशिश करता। अब्दुल वदूद उस वक्त दूसरा चक्कर लगाते हुए उसके करीब से गुजरने वाला था और उसे रोकने का ही एक मौका था। वदूद, रुक जाओ। वो दोनों बाजू ऊंचे किए हाथ हिलाते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रहा था और मुसलसल दाएं बाएं हिल रहा था ताकि उसे हर सूरत रुकना पड़े। उसने जीगम अब्बास के बिल्कुल करीब पहुंचते हुए इस शिद्दत से घोड़े की लगाम खींची कि वो फिसलते रुकते इस दबल की बाढ़ से जा टकराया, लेकिन वो इससे पहले ही छलांग लगा चुका था। उसकी शिद्दत पसंदी एक लम्हे को उसे भी खौफजदा कर गई थी। उसने अपने बालों पे हाथ फेर कर गर्द उतारी और लंबे लंबे कदम उठाता इमारत की जानिब भाग गया। जिंगम अब्बास ने भी उसकी पैरवी की और साईं ने घोड़े को तालाब की तरफ ले जाते हुए सुकून का सांस लिया। मुझे कभी कभार तुम्हारे गुस्से से खौफ महसूस होता है, वो उसके पीछे हाल में दाखिल होते हुए बोला। तो मुझे कुछ देर के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते? वो पहले ही उसके रास्ता रोकने पे खफा था और अब उसके मुसलसल किए जाने वाले तबसरे बर्दाश्त से बाहर थे। सीधी तरह क्यों नहीं कहते अब्दुल वदूद चट्ठा कि तुम खौफजदा हो? तुम्हें अंदेशा है कि मैं तुमसे वो बात उगलवा लूंगा जिसने तुम्हें जले पांव की बिल्ली बनाया हुआ है। वो आदतन सादा तबीयत का मालिक था, लेकिन मुकाबिल खड़े इंसान को काबू करने के लिए कभी कभार टेढ़ा बन जाने में आर महसूस नहीं करता था। तुम जाते हो या धक्के देकर निकालूं? उसने पास रखा गुलदान उठाकर उसे मारा। वो उसके हाथ की हरकत से पहले ही अंदाजा लगा चुका था, सो बड़े आराम से खुद को इस हमले से बचा लिया। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि जनाब खुद मुझे यहाँ साथ लाए थे। वो चंद कदम चलता हुआ सामने रखे सोफे पे बैठ गया। हाँ, मैं ही लाया था और गलती हो गई मुझसे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे कानों में घुसे रहो। उसका बस नहीं चल रहा था। जिगम अब्बास के मुस्कुराते दांत तोड़ डाले। वदूद, ऐसी कौन सी बात हो गई कि उसने बेजुबान जानवर पे जुल्म करने के बाद भी तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ? वो संजीदा हो गया और जानता था अब वो भी हवास में आने की कोशिश करेगा। बड़े अब्बा जानते हैं मुझे अपनी जात के लिए किसी दूसरे का कोई फैसला पसंद नहीं, तो फिर वो मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं, और वो भी इस अंदाज में जैसे मौत की सजा सुनाई जा रही हो। वो बड़े अब्बा का अंदाजो लहजा एक बार फिर याद आया। तुम पहले सोच लो तुम्हें किस बात का ज्यादा गुस्सा है, फैसले का या फैसले के अंदाज का? दोनों ही बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। वो मुसलसल हाल में चक्कर लगा रहा था। वैसे ऐसा कौन सा फैसला हो गया उन्होंने जिसने तुम्हारी ये हालत कर दी? वो पेशानी को शहादत की उंगली से मसलता हुआ खुद को किसी सोच में गुम जाहिर कर रहा था। कहीं तुम्हारी शादी और किसी बेचारी की खाना बर्बादी का ऐलान तो नहीं हो गया? वो एकदम सोफे से इस कदर जोर से खड़ा हुआ कि उसके मुसलसल चलते कदम थम गए। वो हैरत से उसका जोशीला अंदाज देख रहा था, जो न जाने असली था या मसनूई। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तुम ये खुशियां अपने वक्त के लिए संभाल रखो। अपनी परेशानी पे उसकी ये मुस्कुराहट उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई थी। मतलब वाकई
واقعی تمہاری آزادی کے دن ختم کیے جا رہے ہیں، مطلب ہم سب کو سکون ملنے والا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں کب سے اس خوشخبری کا منتظر تھا۔ وہ باقاعدہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر شکر ادا کر رہا تھا۔ اٹھو اٹھو یہاں سے، اور یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ۔ اس نے زیگم کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے دروازے کی جانب دھکیلا۔ یار اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ یہ دن تو سب کی زندگی میں آتا ہے، اور ویسے بھی پریشانی تو اس لڑکی کو ہونی چاہیے نا جس کی قسمت تمہارے ساتھ پھوٹی ہے۔ وہ حال کے دروازے کے سامنے کھڑا بھی اپنی آگ لگانے والی باتوں سے باز نہیں آ رہا تھا۔ زیگم عباس، وہ غسیلی نگاہوں سے اسے مارنے کے لیے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ بول بھی دو، میں سن رہا ہوں۔ اس کی حالت سے جی بھر کے ہز اٹھا رہا تھا۔ ویسے بھی وہ کبھی کبھار ہی تو یوں ہاتھ آتا تھا۔ میری نظروں کے سامنے سے چلے جاؤ ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ غصہ برداشت سے باہر ہونے لگا تھا۔ زیگم اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے خاموش ہو گیا اور آہستگی سے چلتے ہوئے اس کے پہلو میں جا بیٹھا۔ اس سب کا آسان سا حل ہے، تم بڑے ابا کو انکار کر دو۔ اسے ہاتھوں پہ سر گرائے مایوس بیٹھے دوست پہ ترس آیا۔ وہ جو ہر مسئلے کو چٹکیوں میں حل کرنا جانتا تھا، اس وقت کیسا بے بس سا بیٹھا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے نہیں کیا ہوگا؟ وہ سر اٹھائے بغیر بولا۔ ویسے تو مجھے لگتا ہے تمہیں اس لڑکی کو وقت دینا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یا شاید وہ تمہیں اچھی لگنے لگے۔ اگر تم نے خود کو یوں ہی اذیت میں رکھنا ہے تو بہتر ہے اس لڑکی سے بات کرو اور اپنا انکار اس تک پہنچا دو۔ وہ مذاق چھوڑ کر اس کا مسئلہ سلجھانے میں سنجیدہ ہو چکا تھا، کیونکہ اس نے پہلے کبھی اسے اس طرح پریشان نہیں دیکھا تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے، وہ لڑکی خود وہاں موجود تھی اور میرا انکار بھی سن لیا تھا، لیکن اس کی حالت بے زبان جانور سے بھی بری ہے۔ جس طرح چلاؤ گے چل پڑے گی۔ اسے نور العین کی سادگی پہ بھی غصہ آیا تھا۔ ویسے آج کل کے دور میں ایسی لڑکیاں کہاں پائی جاتی ہیں؟ وہ اس کی بات پہ یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ ایسی دبوسی لڑکی ودود کے لیے احمد علی چٹھا کی پسند کیسے ہو سکتی ہے؟ پائی جاتی ہے، ایک تو ہماری حویلی میں ہی موجود ہے۔ اس نے سر صوفے کی پشت پہ گرا لیا۔ زیگم عباس کو اس کی بات بری طرح چونکا گئی۔ سفید حویلی میں تو بس ایک ہی لڑکی موجود تھی، اور وہ لڑکی کچھ دن پہلے اس کی مہمان تھی، حویلی سے بہت دور جانے کی خواہش کرنے والی۔ اور کیا اس خواہش کی سزا کرنے پہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حویلی میں قید کیا جا رہا تھا؟ عبد الودود جیسے نرم جذبات سے عاری انسان کے ساتھ باندھا جا رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک نیا درد پیدا ہونے لگا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کیسے ودود سے مزید باتیں پوچھے۔ اس کا دل یقین کرنے پہ آمادہ نہیں تھا۔ تاشفین اسے خاموش رہنے کا کہہ کر خود ایسا کوئی اقدام اٹھائیں گے؟ وہ دو گیلی آنکھیں اسے شدید بے چین کر گئی کہ وہ ایک دم صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ اس نے حیرانی سے زیگم کو دیکھا۔ تم تاشفین بھائی سے بات کر کے دیکھتے تو شاید وہ تمہاری مدد کر سکتے۔ وہ بس کسی طرح یہ جاننا چاہ رہا تھا اس معصوم لڑکی کو زیگم عباس کے گھر آنے کی سزا تو نہیں مل رہی۔ ابھی میری ان سے بات نہیں ہو سکی۔ اس کا جواب بے چینی بڑھا گیا تھا۔ کوئی تو راستہ ہوگا۔ وہ اپنی حالت چھپاتے ہوئے بات کو طول دینا چاہ رہا تھا۔ مجتبیٰ؟ مطلب یہاں مجتبیٰ کا ذکر کیوں؟ وہ سمجھ نہیں پایا۔ اب صرف مجتبیٰ ہی میری مدد کر سکتا ہے۔ اس نے بچاؤ کا ایک راستہ ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ کیسے تمہاری مدد کرے گا؟ یہ ابھی میں خود بھی نہیں جانتا، لیکن مجھے مزید وقت ضائع نہیں کرنا۔ مجھے فوراً اس سے ملنا ہے۔ وہ اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ امید کا جگنو آ چکا تھا، لیکن زیگم عباس کے دل میں نئی آگ جلنے لگی۔ کسی نئے جذبے کا دھواں وجود کو کالا کرنے لگا تھا۔ وہ بازو پہ کوٹ لٹکائے سگار کے کش لیتے روزمرہ معمول کے مطابق کمرے میں داخل ہوئے۔ آج وہ اس قدر خوش تھے کہ کمرے میں موجود ناپسندیدہ وجود کی موجودگی بھی بری نہیں لگی۔ انہوں نے نگاہ غلط اس کی سجے سنورے سراپے پہ ڈالی اور ایک زہر خوند مسکراہٹ نواز دی۔ کوٹ ایک طرف پھینکتے ہوئے واش روم کی سمت بڑھ گئے۔ کئی لمحے ٹھنڈے پانی سے خود کو پرسکون کرنے کے بعد کمرے میں لوٹے تو سامنے کا منظر ویسا ہی تھا۔ وہ اس عورت کے منہ لگ کر اپنا مزاج اور خاص دن خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، سو غصہ خود سے دور ہی رہنے دیا۔ وہ خاموشی سے بستر پہ جا بیٹھے اور موبائل کھولے دن کی خوبصورت یادوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ اسی دوران انہوں نے اسے اپنی دوسری بیڈ سے دیکھا تو شدید
कोफत हुई। तुम्हें और कोई काम नहीं? खिलाफे मामूल लहजा बुलंद नहीं हुआ। तुम्हें वक्त देने से बड़ा कौन सा काम हो सकता है? स्याह कामदार साड़ी का पल्लू शाने से ढलक रहा था। चेहरा हुस्न के साजो सामान से सजा हुआ और गले में आवेजा सफेद हीरे का हार उसकी आंखों सी चमक लिए हुए था। उसी लम्हे उन्होंने तस्लीम किया वो वाकई आज भी कातिल अदाएं रखती थी। मुझे तुम्हारे वक्त की जरूरत नहीं। इससे पहले कि वो फिर से उसके नशीले हुस्न में बह जाते, उन्होंने अपनी निगाहें उसके वजूद से हटा ली थी। हमारे दरमियान जैसे भी मरासम सही, लेकिन ये तो तुम जानते हो कि तुम्हारा जन्मदिन मेरे लिए हमेशा से खास रहा है। उसकी बहकी आवाज उसका इर्तकाज कहीं और ठहरने नहीं दे रही थी। मुझे ये बताओ, इतने सख्त माहौल के बावजूद तुम्हें ये ऐशो इशरत का सामान कैसे मुयस्सर हो जाता है? उसकी बहकी आवाजों अंदाज उन्हें बहुत कुछ बताने को काफी थे। वो उस पे हर तरह की पाबंदियां लगाकर देख चुके थे, मगर नताइज सिफर रहे थे। ये बातें छोड़ो, बताओ तुम्हें तोहफा क्या चाहिए? वो थोड़ा मजीद आगे हुई थी। उन्होंने मोबाइल से निगाहें हटाकर उसकी जानिब देखा। वो कहना चाहते थे कि उन्हें तन्हा छोड़ दे और उसका वजूद इस वक्त अपने करीब अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन निगाहों का तसादुम सारे अल्फाज खा गया। वो ढलती जवानी में भी कयामत थी। उस पे मुतजाद होश रुबा लिबास ने रही सही कमी पूरी कर दी। उनकी आंखों में रकम कुर्ब की ख्वाहिश वो लम्हों में भर गई थी, और ये ही तो वो चाहती थी। वो सोच रही थी उस लम्हे तक आने में ना जाने कौन कौन सी पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन ये सब इतना आसान होगा ये उसके वहमो गुमान में नहीं था। इतने अरसे बाद उस मेहरबानी की वजह क्या है? उन्होंने उसके बालों से उठती खुशबू महसूस करते हुए सवाल किया। अभी तो बताया कि तुम्हारा खास दिन मेरे लिए भी अहम होता है। उसकी बहकती अदाओं में बहकते वो इस काबिल ही नहीं रहे थे कि उसकी बातों में सच और झूठ का मुआवजा करते। ये रंग तुम पे हमेशा से बहुत सजता है। उन्होंने सालों बाद दिल में दबी बात बताई। हाँ, सालों पहले भी तुम यही कहा करते थे। वो उनके चेहरे पे ढलती जवानी के आसार वाज़िया देख सकती थी। अपना तोहफा तो तुमने मांगा ही नहीं। उनको होशो खुर्द से बेगानगी की सरहद पे ला खड़ा करने के बाद वो एकदम सिमट गई। इससे बढ़कर क्या तोहफा होगा? उन्हें उसकी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। ये तो कुछ भी नहीं। अभी मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगी जिसे सुनकर तुम अपने हवास खो बैठोगे। वो बिस्तर से उठते हुए गहरी मुस्कुराहट लिए हुए बोली। अच्छा, जो सुनाना है जल्दी सुनाओ। उनकी अजलत पसंद फितरत पे ताखीर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अहमद अली चट्टा साहिब ने तुम्हारी इकलौती बेटी नूरुल ऐन की बात तय कर दी है। ये बात तुम मुझे बाद में भी बता सकती थी। थोड़े हवास ठिकाने आए थे तभी गुस्सा ऊद कर आया। ये नहीं पूछोगे किससे? तोहफा तो अभी बाकी था। इसीलिए वो उसके चेहरे पे निगाहें मरकूज किए हुए थी, क्योंकि लुत्फ का ये लम्हा खोना खुद के साथ ज्यादती थी। सारे खुशगवार लम्हों का इख्तिताम तुम खुद कर रहे हो। बाद में सब इल्जाम मुझसे मंसूब मत करना। बहकने की सातें महदूद ही होती हैं। अब्दुल वदूद चट्टा, तुम्हारा होने वाला दामाद, वो मुकाबिल की सुन ही नहीं रही थी, बल्कि अपने सारे पत्ते फेंकने में मगन थी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके पास वक्त नहीं, इसीलिए जीत और मात का फैसला आज ही हो जाना चाहिए। वो बिस्तर से उठ खड़े हुए। आंखों में तैश के बजाय नफरत ने डेरा आन जमाया, और उस काया पलट पे वो हैरान हो रही थी। वो क्या सोच कर बैठी थी, और यहाँ सब उसके उलट हो रहा था। तुम यहाँ जश्न मना रही थी, मेरी हार की खुशियां मनाने की तैयारी हो रही थी। ये हार सिंगार, रोमानी माहौल, बदबूदार जिस्म से उठती खुशबू की लिटें, ये सब मेरी मात के एजाज में था। वो ताली बजाते हुए उसके बिल्कुल करीब आ गए। तुमने मेरे साथ सालों गुजार दिए, लेकिन मुझे समझ नहीं सकी। तुम शायद जानती नहीं कि मुझसे बड़ा खुद गर्ज इस हवेली में कोई नहीं है। ये अब्बा जान का फैसला है और मुझे दिलो जान से कबूल है। मैं खुद भी अपनी बेटी के लिए ये रिश्ता ढूंढता तो पहला इंतखाब वो सरकिश लड़का ही होता। उनकी बातें हुरुल ऐन के तन बदन में आग लगा गई थी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम हो, बद किरदार औरत, क्योंकि इसके बाद साद ने जिंदगी भर कोई गलती नहीं की। वो इस हद तक तैश में आ गए कि दोनों हाथों से उसके गले पे दबाव डालने लगे। अपने बारे में क्या ख्याल है?
جس کے کردار سے ہر برد کردار عورت واقف ہے، وہ جواب دینے سے باز نہیں آئی تھی۔ کیوں نہ تم سے میں اپنی جان چھڑا لوں۔ اس کی بات نے انہیں مزید تیش دلایا۔ ان کے ہاتھوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ حور العین نے اپنے بچاؤ کے لیے ان کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن ایک توانا مرد کے سامنے یہ کوشش بیکار گئی تھی۔ وہ تڑپتی ہوئی مچھلی کی طرح ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ آج ہم دونوں اس زبردستی کے بندھن سے آزاد ہو جائیں گے۔ ہم دونوں کو آزادی مبارک۔ حور العین کی آنکھیں شدت ضبط سے اور مقابل کی غصے سے سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ دروازہ جھٹکے سے کھلنے کی آواز نے سعد علی چٹھا کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی کی، اور اسی ڈھیل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آنے والی نے انہیں اس قدر زور کا دھکا دیا کہ وہ لڑکھڑا کر رہ گئے۔ حور العین بے دم سی نیچے گر پڑی تھی۔ اس کا ڈھلکتا پلو فرش پہ بکھرا ہوا تھا۔ آپ ایک شیطان ہیں، شیطان، اور شیطانوں کا حور یا نور سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ وہ حور العین کو ساتھ لگائے سامنے کھڑے انسان کو نخوت سے دیکھتے چیخ رہی تھی۔ اس چھوٹی سی لڑکی کی آنکھوں سے جھانکتی بڑی نفرت نے انہیں چند لمحوں کے لیے گنگ کیا تھا۔ شاید انہیں تکلیف بھی ہوئی، لیکن یہ خیال چند لمحے کا تھا۔ وہ ان دونوں کو نخوت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ اپنی شرٹ جھٹکے سے درست کرتے وہ کمرے سے نکل گئے۔ حور العین کے ساتھ وہ بھی بے دم ہوئی تھی۔ ہاسپٹل کی راہداریوں میں شدید رش تھا۔ پولیس اور صحافیوں کی اضافی کارکردگی ہر کسی کو مشکل میں ڈالے ہوئے تھی۔ سرکاری ہاسپٹل کی حالت زرار سے کون واقف نہیں؟ اس پہ متضاد کسی حادثے کی صورت میں مزید مشکلات پیدا ہو جاتی تھی۔ انہیں اس حادثے کی تاخیر سے خبر ہوئی، اور جب تک جائے وقوع پہنچے وہاں سوائے پولیس کی ٹومک ٹویوں کے کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے کنزا کو کال ملائی۔ اس کے ہاسپٹل ہونے کی خبر نے انہیں حواس باختہ کر دیا۔ وہ عجلت میں جانے کے لیے نکلے تھے، تبھی افشین بھی ان کے ہمراہ ہو گئی۔ ہاسپٹل نزدیک تھا، سو انہیں پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی، لیکن اس دوران ان کا دل کسی پتے کی طرح لرزتا جا رہا تھا۔ وہ سٹاف سے پوچھے ہوئے مطلوبہ جگہ پہنچے تو وہ دونوں انہیں سامنے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی نظر آ گئی۔ تم لوگ ٹھیک ہو؟ کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ کنزا انہیں دیکھتے ہی گلے لگ گئی۔ ان کو دیکھ کر عزت کو حوصلہ ملا، لیکن ساتھ افشین کو دیکھ کر منہ حلق تک کڑوا ہو گیا۔ جی ہم لوگ ٹھیک ہیں، عزت نے نپا تلا جواب دیا۔ تمہارے کپڑوں پہ خون کیسا ہے؟ وہ کنزا کی خون سے رنگی قمیص دیکھ کر تشویش سے بولے۔ یہ زخمیوں کا خون ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اسے افشین کا چپکنے والا انداز ایک نظر نہیں بھایا۔ لیکن عزت، حازم تم بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو۔ وہ کہہ رہی ہے نا وہ ٹھیک ہے۔ وہ عزت سے نہ جانے کیا کہنے والے تھے، اس نے فوراً سے ٹوک دیا۔ افشین تمہارا یہاں آنے کے لیے بہت شکریہ، تم چاہو تو گھر جا سکتی ہو۔ انہیں عزت کی ناپسندیدگی معلوم ہو گئی تھی، تبھی انہوں نے طریقے سے واپس جانے کو کہا۔ اب تم یوں غیروں والا سلوک کرو گے؟ وہ سب سے انجان بنی اپنی گفتگو میں مصروف تھی۔ عزت آپ کا دوپٹہ، لیکن یہ اوڑھنے کے قابل نہیں ہے۔ اویس سیاہ چادر ہاتھ میں پکڑے اس کے پاس آیا۔ کوئی بات نہیں، تم یہ بتاؤ وہ لڑکا اب کیسا ہے؟ عزت کا اس سے بے تکلف انداز گفتگو انہیں بے چین کر گیا۔ بہت خون بہہ گیا ہے، دعا کریں بچ جائے۔ وہ بھی عزت کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ حنان کیسا ہے، اور تم ہمیں اسے دیکھنے کیوں نہیں دے رہے؟ کنزا حنان کے حوالے سے بھی فکر مند تھی۔ وہ ٹھیک ہے، بس سر پہ ٹانکے لگے ہیں۔ وہاں پولیس اور رپورٹرز پاگلوں کی طرح عینی شاہدین ڈھونڈ رہے ہیں، اسی لیے آپ لوگوں کو باہر رکنے کا کہہ رہا ہوں۔ ویسے بھی آپ نے آج جو کام کیا ہے، آدھا ڈپارٹمنٹ آپ سے واقف ہو چکا ہے، اس لیے ان لوگوں کو آپ کے پاس پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ بہتر ہوگا گھر چلی جائیں۔ وہ ان کے حوالے سے فکر مند تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، تم بلا وجہ پریشان ہو۔ اس نے اویس کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا تھا۔ ابھی پولیس کی باتوں سے پتا چلا ہے کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ تیمور دورانی ہے، ایک بگڑا رئیس زادہ، اور اسے پولیس کچھ نہیں کہنے والی۔ ساری معلومات انہیں فراہم کر رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟
क्या बात हो रही है। वो ज्यादा देर उन लोगों की गुफ्तगू से अनजान नहीं रह सके। ये किंजा के भाई हैं और हमारी यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हैं। अवैस की हैरत देखते हुए उसने हाजिम भाई का तारुफ करवाया। इज्जत के इशारों कनायों में मना करने के बावजूद अवैस ने उन्हें आज होने वाला सारा वाकया मनो अन कह सुनाया, जिसे सुनकर उनके चेहरे पे परेशान कुन तासुरात नजर आने लगे थे। उन्हें इज्जत से इस बेवकूफी की तवक्का नहीं थी। जब सब लोग वहां से भाग रहे थे तो तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? वो वहीं उस पे बरसने लगे थे। वहां मेरे दोस्त फंसे हुए थे, जिनमें से एक अभी भी लापता है। वो अभी भी मुजतबा की फिक्र से आजाद नहीं हो सकी थी। कौन से दोस्त और कहाँ के दोस्त? 4 दिन हुए हैं तुम्हें ये नई दोस्ती का शौक पाले और यूनिवर्सिटी आए हुए। उनके पीछे तुम खुद को इस हद तक मुश्किल में डालने चली हो। वो धीमे मजाज के हामिल थे, लेकिन उस लम्हे गुस्से से उनका बुरा हाल था। अफशीन उनका ये अंदाज देखकर बहुत हैरान हुई। अवैस को इज्जत के लिए उनका ये सख्त लहजा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसे खामोश रहना बेहतर लगा। उनकी दोस्ती को वाकई चंद महीने गुजरे थे, लेकिन इज्जत और किंजा के लिए उन सब के जज्बात बहुत खास थे। हन्नान इन दोनों को अपनी सगी बहनें समझने लगा था। आप मेरे दोस्तों के मुतालिक इस तरह बात नहीं कर सकते। उसे उनके वसीले अंदाज और अफशीन की मुज़हिका खेज निगाहों से उलझन हुई थी। जब पुलिस तुम्हें हरासा करेगी और वो रईस ज़्यादा तुम्हारे रास्ते में मुश्किलात खड़ी करेगा, तब यही दोस्त तुम्हें बचाने बिल्कुल नहीं आएंगे, बल्कि तुमसे राब्ता रखना भी पसंद नहीं करेंगे। वो हद से ज्यादा हकीकत पसंदी का मुजाहिरा कर रहे थे। हाजिम, तुम बिला वजह गुस्सा कर रहे हो। ये भी तो हो सकता है उनके दरमियान दोस्ती से भर कर कुछ हो। वो जिस नहज पे बोली थी, उससे वहां मौजूद सब लोग बेचैन होकर रह गए। हाजिम शफीक ने वो देखना और सुनना चाहा जो दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा था। उनकी निगाहों के बदलते रंग कोई और देख पाया या नहीं, अवैस वाजिया महसूस कर गया। वो मर्द था और जानता था मर्द के दिल में आया बारीक सवाल जिंदगियों की तबाहियों का सबब बन जाता है। वो इन दोनों के लिए मजीद कोई मुश्किल पैदा नहीं करना चाहता था, सो वहां से हट जाना बेहतर लगा। आप परेशान ना हो और बेफिक्री से घर चली जाएं। हयान के मुतल्लक आपको आगाह रखूंगा। उस पल उसने निगाहें उठाकर उन दोनों की जानिब देखने से गुरेज किया और मुजतबा उसके लहजे में जिस कदर बेचैनी थी, उसने हाजिम शफीक के वजूद को अंगारों के सपुर्द कर दिया। उनकी निगाहों में कुछ दिन पहले का मुस्कुराता मंजर घूम गया और यकीनन ये लड़का वो ही था। उसका नंबर बन जा रहा है, लेकिन मैं उसके घर राब्ता करने की कोशिश करता हूँ। उसे हर हवाले से मुतमिन करके भेजना चाह रहा था। तुम मुझे भी उसका नंबर दे दो, मैं भी कोशिश करती रहूंगी। उसने फौरन बैग से कलम निकाला और हाथ पे ही नंबर लिखने लगी। अब तुम लोगों ने चलना है या मैं जाऊं? यहाँ गुजरता एक एक लम्हा उनकी बर्दाश्त का इम्तिहान था। आप यकीनन अपनी शाही सवारी पे आए होंगे और आपके साथ मलका आलिया भी हैं, तो आप इनको मंजिल मकसूद पे पहुंचाइए, हम लोग खुद ही चली जाएंगी। उसने पिछले चंद लम्हों से बर्दाश्त की जाने वाली बातें और अफशीन की निगाहों की खोलन एक साथ उतार दी। अगले का तया पांचा करने में वाकई उसका कोई सानी नहीं। वो अपनी मुस्कुराहट खांसी के पर्दे में छुपाता वहां से हट गया। उसने अपना दुपट्टा सर पे दुरुस्त किया, खून से अटी चादर तह करके हाथ बाजू पे लटकाई और बैग संभालती वहां से निकल आई। किंजा ने भी बिना भाई की तरफ देखे उसके पीछे दौड़ लगा दी। वो भाई के साथ जाना पसंद करती अगर वो नकचरी औरत साथ ना होती। ये कितनी मुंहफट है। अफशीन कितनी ही देर उसके उखड़े रवैये के मुतल्लक सोचती रही। मेरे साथ कोई ऐसी बदतमीजी करता तो मैं उसका मुंह तोड़ देती। उसको हाजिम शफीक की बर्दाश्त पे हैरत हुई थी। वो बिना कुछ कहे खामोशी से आगे बढ़ गए। उन्हें परेशान करने के लिए बहुत सारी बातें थी। अफशीन को गौर से सुनने के लिए वक्त नहीं था। इज्जत जिस कदर इंतहा की बेवकूफ़ी कर चुकी थी, वो उनकी तवक्का की आखिरी हद से भी परे थी और मुजतबा नामी इंसान के लिए उसकी तशवीश दिल को खदशे लाहक किए दे रही थी। पीर शाह की हवेली पे शाह खुर्शीद की पड़ती तिरछी शुआएं वहां के मकीनों के मजाज का पता दे रही थी। इर्द गिर्द फैली वसी जमीनों और कच्ची बस्तियों के दरमियान शान से एस्तदा आलीशान हवेली इलाके के रौब में इजाफा करती थी। वसी रुकबा होने के बाइस गर्मियों की शाम में मौसम की हिद्दत बराए नाम थी।
परिंदों की मजदूरी इख्तिताम पजीर हुई और घरों को लौटने का अमल जारी था। मुजतबा हवेली की छत पे दीवार से टेक लगाए खुद को यासियत के हिसार में जकड़ा महसूस कर रहा था। दूर तक नजर आती सब्ज लहलहाती फसलें भी उसको एतमानान से नहीं नवाज रही थी। उसके दाएं तरफ सब्ज मीनार और उससे मुंसलिक वसी अहाता मौजूद था, जिसकी जानिब वो देखना भी नहीं चाहता था। वो ऐसी कैद का कब आदी था और उसके वजूद में कोई बड़की लहर दौड़ती रहती। जिंदगी की रंगीनियों को महसूस करना और लम्हे लम्हे को यादगार बनाना उसकी फितरत थी। यहाँ फरागत का ऐसा इल्म कि सांस के आने जाने की तादाद आसानी से गिनी जा सके। उसका मजीद चंद दिन यहाँ कयाम जहनी खलल की पैदावार बन सकता था। वो सुकून की खातिर छत पे आया था, लेकिन यहाँ भी इत्मीनान का हसूल नामुमकिन समझते हुए कदम वापसी को मोड़ लिए। उसे यहाँ से निकलना था, किसी भी तरह, किसी भी सूरत। मुजतबा, यूं आबला पा होने से क्या हासिल होगा? क्यों खुद को हल्कान कर रहे हो? वो माँ थी, बेटे की उदासियों वाली हालत कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? आप इतने सुकून में कैसे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। वो एक थके हारे मुसाफिर की सूरत उनके पहलू में गिरने वाले अंदाज में बैठा। सुकून का नामो निशान भी नहीं है। उसे क्या बताती उनके वजूद में कौन सी खौफ ढेरा जमाए बैठे थे। सुकून का नामो निशान भी नहीं है। उसे क्या बताती उनके वजूद में कौन से खौफ डेरा जमाए बैठे थे। फिर आप बाबा से बात क्यों नहीं कर रही? उन्हें कहें मेरा यूनिवर्सिटी जाना जरूरी है, मेरी अपनी लाइफ है, मैं उसे यूं बर्बाद नहीं कर सकता। वो कल से जुबैर अहमद की तलाश में था। अब तुम्हारे बाबा भी कुछ नहीं कर सकते। उनके इत्मीनान में मुजतबा को दरार पड़ती महसूस हुई थी। मामा, आप लोग मुझे बताते क्यों नहीं कि ये सब क्या है? ऐसी कौन सी रवायात हैं जिनकी भेंट मुझे चढ़ाया जा रहा है? ये गद्दी नशीनी, पीरी फकीरी सब मेरी समझ से बाहर की चीजें हैं। मुझे इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना। वो हद दर्जा परेशान नजर आ रहा था। अपनी हालत उसे अर्श से फर्श पे गिरने जैसी महसूस हो रही थी। यही सब मैं चाहती हूँ मुजतबा, लेकिन निकार खाने में तोती की कौन सुनता है? वो इस मामले में अपनी बेबसी का इजहार कर रही थी। लेकिन मामा, कोई रास्ता तो होगा। वो इनसे मजीद कुछ कहने वाला था कि मुख्तार अहमद की जूती की मखसूस आवाज सुनाई दी। अब ना जाने कौन सा हुक्म सादर होगा। उसे जिंदगी में उनसे इतनी हार महसूस नहीं हुई जितनी इन 2 दिनों में होने लगी थी। मुजतबा, टीवी तो लगाओ, हमें भी मालूम हो बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। उन्होंने सोफे पे बैठते ही हुक्म दिया, जिसे ना चाहते हुए भी मुजतबा ने खामोशी से मान लिया। उसने इशारों में मामा को बताया कि वो यहाँ से जा रहा है और इससे पहले कि वो हाल से निकलता खबरनामे ने उसके कदम साकत कर दिए। वो फौरन से वापस मुड़ा और परेशान निगाहों से टीवी को देखता रह गया। खबर की तफसील चंद लम्हात की थी, जो उसे मुत्तमिन करने की बजाय मजीद तफ्तीश में मुब्तला कर गई। उसने फौरन से मोबाइल निकाला ताकि खबर की सदाकत के मुतल्लक मालूम कर सके, लेकिन जल्द ही उसे अंदाजा हो गया मोबाइल की हैसियत यहाँ एक खिलौने से भरकर नहीं है। उसने गुस्से से मोबाइल दूसरे हाथ पे मारा था। क्या हुआ बरखुदार? ऐसी भी क्या आफत आन पड़ी जो अपना गुस्सा बेजान चीजों पे निकालने लगे हो? वो हनूस टीवी की जानिब देख रहे थे, लेकिन इर्द गिर्द के सब वाकयात से बेखबर थे। मुझे जानदार चीजों पे गुस्सा निकालना पसंद नहीं है, इंतहाई जब्त से उसने जवाब दिया। वक्त के साथ पसंद करने लगोगे और जल्द जान जाओगे कि दुनिया जहां का सुकून इसी में है। उनकी मुस्कुराहट मुजतबा को ताओ दिला रही थी। मेरा मोबाइल नहीं चल रहा, मुझे अर्जेंट कॉल करनी है। उनकी गैर जरूरी बातों की जानिब ध्यान नहीं देना चाहता है। सो जैसे ही उसकी निगाह कोने पे रखे टेलीफोन पर गई जो कुफल में बंद था, उसने अपनी बात कह दी। ऐसा भी क्या हो गया जो इतने अतावले हो रहे हो? अब के उन्होंने मुड़ के उसकी बेचैनी देखी। मेरी यूनिवर्सिटी में एक हादसा हुआ है, मुझे अपने दोस्तों की खैरियत मालूम करनी है। एक एक बात की बास-पुर्स उसे यहाँ के कयाम से बागी बना रही थी। जितनी जल्दी वहां से पीछा छुड़ा लोगे उतनी आसानी में रहोगे। खैर, आज फोन कर लो। उन्होंने मुलाजिम को आवाज दी और चाबी लाने को कहा। अपने दोस्तों की खैरियत मालूम कर लो, फिर मुझे तुमसे बात करनी है। उनके अंदाज ने रुकैया अहमद को परेशान कर दिया था। अब न जाने कौन सा फैसला सुनाया जाना था। उसने मोबाइल से अवैस का नंबर निकाला और फोन मिला दिया। दूसरी जानिब से फोन ना उठाए जाने पे उसे शदीद तशवीश हुई।
हनान का नंबर भी बंद मिला तो उसकी तशवीश दुगनी हो गई थी। बहू, उनकी आवाज दोबारा गूंजी तो मामा को मुखातिब करने पे उसका ध्यान उनकी जानिब हो गया। तुम्हारे भाई छोटा लड़का, क्या नाम है उसका? अब्दुल वदूद। वो तुम्हारे घर के चक्कर लगा रहा है। बेहतर होगा तुम भी उसे फोन पे इतला दे दो कि ये खबरगिरियां बंद करे और मेरा पोता कोई आम इंसान नहीं जो उस जैसे लफंगों के साथ घूमता रहे। उनको नखुवत ज़दा लहजा रकैया अहमद के कानों की लू में सुरख कर गया। काश वो इंसान का गरूर खाक में मलता देख सकती। तो मेरा शक ठीक था। आप मेरे घर की जासूसी करते हैं। उनके लहजे में सामने बैठे इंसान के लिए अफसोस था। तुम्हें अपना मुस्तकबिल सौंप रखा था, बेखबर तो नहीं रह सकता था ना? मुझ पे नहीं तो अपने बेटे पे यकीन रखते। वो बेटा जिसे तुम यहाँ से भगा ले गई थी, वो माजी आज भी याद रखे बैठे थे। और एक बात याद रखिएगा, मैं अपना बेटा भी यहाँ से ले जाऊंगी। उनके अज़म से पुर लहजे में बहुत कुछ आया था। मैं जानता हूँ, इसीलिए इसका सद्देबाब करने जा रहा हूँ। वो उनके अज़म का तमस्खर उड़ाने लगे। तुम्हारी बात नहीं हुई? अब उनका रुख मुजतबा की जानिब था। वो आहिस्तगी से फोन रखता हुआ वापस आ गया। उसने एक कोशिश कर ली थी और वो कोशिश किस हद तक कामयाब हुई ये आने वाला वक्त बताने वाला था। मैंने यहाँ इर्द गिर्द के कुछ अकीदतमंद अमीर खानदानों की कल दावत की है। उनकी कुछ लड़कियां भी हमराह होंगी। दोनों माँ बेटा लड़की पसंद कर लेना और मैं इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं चाहता। अगला हुक्म पहले से सख्त था। गोया आप मेरे बेटे के पाँव में बेड़ियां डालना चाहते हैं। वो उनकी कोशिश मुकम्मल समझ चुकी थी। यही समझ लो। वो दस्तार सर पे रखते उठ खड़े हुए। आपने अपने बेटे की बार भी यही कोशिश की थी। वो भी बता देना चाहती थी कि माजी उनकी रगों में भी खून की मानिद दौड़ता था। अब मैं तुम जैसी गलती नहीं दोहराऊंगा। उन्होंने जहर खुंद निगाह उस औरत पे डाली जिसका गरूर सालों गुजरने के बाद भी तोड़ नहीं पाए थे, जिसकी आंखों में खौफ देखने की तमन्ना ला हासिल थी। उन्होंने वहां से निकलते निकलते मुलाजिम को आवाज देकर फोन को कुफल लगाने और चाबी संभाल कर रखने का कहा और मुजतबा का जी चाहा फोन उठाकर दीवार से दे मारे। वो रात गए हवेली में दाखिल हुआ। उसकी बेचैनियों की दर दर खाक छान कर भी सुकून मुयसर नहीं हुआ था। वो बड़े अब्बा से बात करने मर्दाना मजलिस की जानिब आया, लेकिन फिर इरादा बदलते हुए बड़ी अम्मी की जानिब चल दिया। वो उन्हें इस मामले में इस कदर खामोश रहने नहीं दे सकता था। वो कमरे में अंधेरा किए दिन की तरह ही नीम दराज थी। उसने किसी भी रद्द अमल का सोचे बगैर सारी रोशनियां जला दी। अब्दुल वदूद, उन्होंने उसकी हरकत पे सख्त लहजे में टोकना चाहा, लेकिन उसकी हालत जुबान रुक गई। बोलिए बड़ी अम्मी, कुछ तो बोलिए, लेकिन खुदारा मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती मत होने दीजिए। वो उनकी गुस्से की परवाह ना करते हुए कुर्सी खींचते हुए उनके सामने बैठ गया। अब मैं बेबस हूँ। उन्हें लाडले पोते की आंखों में वहशत नाचती महसूस हुई। आप बेबस नहीं हैं, आप बस कोशिश नहीं करना चाहती। वो उनके किसी उज़र को तस्लीम नहीं करना चाहता था। जो समझना है समझ लो। उन्होंने दोबारा बाजू आंखों पे रख लिया। आप उप्पो से मिलने का आखिरी मौका भी गिनवा रही हैं। वो उनके कमजोर पहलू को दरमियान में लाया था। इससे शायद इस दुनिया में मिलना मुमकिन नहीं है। उसने पहली बार उनके लहजे में इस कदर मायूसी देखी थी। बड़ी अम्मी, आप हमें कोशिश करते रहना और हार ना मानना सिखाया करती थी और अब खुद सब हथियार फेंक रही हैं। उसने उनके हरारत से तपते हाथ को थाम लिया। अब कोई रास्ता भी तो नहीं बचा। मैंने किसी नामुनासिब फैसले से बचने के लिए तुम्हें मुजतबा से मिलने को कहा था, लेकिन तुमने कोई कोशिश नहीं की और यहाँ हजूर ने अपना फैसला सुना दिया। अब तो रुकैया आ भी जाए तो भी हजूर अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने सारी बात उसके सामने खोल दी। आपसे किसने कहा कि मैंने मुजतबा से मिलने की कोशिश नहीं की? आपकी तबीयत खराब होते ही मैं उनकी तरफ निकल गया। उसका नंबर 2 दिन से मुसलसल बंद है और घर जाने पे पता चला वो लोग घर नहीं हैं, बल्कि शहर में ही नहीं हैं। वो उनकी बेअतबारी पे खुद से खफा हुआ था। बस फिर शायद किस्मत में ही ये लिखा था। वो उसे बगावत पे आने से बाज रखना चाहती थी। आप तो ऐसा ना कहें, इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। वो उनकी बात से मुतमिन नहीं हुआ था। वो मजीद कुछ कहने वाला था कि एक अजनबी नंबर से आने वाली कॉल गुफ्तगू का सिलसिला रोक गई। उसने अजलत में कॉल काट दी। चंद लम्हे में दोबारा फोन बजने लगा।
उठा लो, कोई जरूरी काम हो सकता है। उन्हें कॉल काटना सख्त बुरा लगता था, तब भी उसे पहले फोन सुनने का कहा। उसने मोबाइल कान से लगाया, लेकिन दूसरी जानिब से कोई नहीं बोला था। इस वक्त किसी गलत नंबर की कॉल पे उसे शदीद गुस्सा आया था। वो फोन बंद करने ही लगा कि दूसरी जानिब से उसका नाम सुनाई दिया। आवाज दूर से आ रही थी, लेकिन बात क्या हो रही थी उसका अंदाजा हो रहा था। उसी वक्त किसी औरत की आवाज सुनाई दी तो वो मुकम्मल चौकन्ना हो गया। गुफ्तगू के चंद मुकालमे सुनने के बाद उसे अंदाजा हो गया कि खास तौर पे उसे सुनाई जा रही है, लेकिन क्यों? वदूद कौन है? वो उसकी खामोशी और मुहतात रवैये पे हैरान थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि फोन की आवाज बुलंद कर दी, और अब आवाज बड़ी अम्मी को भी सुनाई दे रही थी। तुम्हें अपना मुस्तकबिल सौंप रखा था, बेखबर तो नहीं रह सकता था ना? मुझ पे नहीं तो अपने बेटे पे यकीन रखते, वो बेटा जिसे तुम यहाँ से भगा ले गई थी। और एक बात याद रखिएगा, मैं अपना बेटा भी यहाँ से ले जाऊंगी। मैं जानता हूँ, इसीलिए उसका सद्देबाप करने जा रहा हूँ। फोन बंद हो चुका था। टू टू की आवाज पे उसने मोबाइल वापस जेब में डाल लिया। ये तो मैं जान कि कोई मुझे ये सब सुनाना चाह रहा था, लेकिन कौन? ये नंबर भी मेरे लिए अनजान है। वो गहरी सोच में पड़ गया। मैं जानती हूँ, बड़ी अम्मी की आंखों से बहते आंसू और आवाज की लड़खड़ाहट उसे भी पल में मामला समझा गई। अब्दुल वदूद। उन्होंने उम्मीद भरी नजरों से उसकी जानिब देखा, और वो एक अज़म से उठ खड़ा हुआ। उसकी किस्मत का फैसला उसके हवाले कर दिया गया था।